वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस में आज हम लेक्चर 4 पढ़ेंगे, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का पार्ट 2। ये चैप्टर 2 चल रहा है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड दूं तो यूएसएसआर जो है वो बनना स्टार्ट हुआ था रशियन रेवोल्यूशन से, ठीक है, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। ये स्टार्ट हुआ था 1917 अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। उसके बाद ये एक ट्रीटी हुई थी, उसमें जो है यूएसएसआर पूरा बना था। ये ट्रीटी हुई थी 1922 में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखे कि बहुत ये जो इकोनॉमी थी यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर में टोटल जो है वो 15 रिपब्लिक्स थे। कितने रिपब्लिक्स थे? 15 रिपब्लिक्स थे, ठीक है। तो जिसमें सेंट्रल एशिया था, बाल्टिक स्टेट्स थी, यूक्रेन था, जॉर्जिया था, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज थी। उसमें आपने ये देखा होगा कि ये 1922 से आते आते 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हो गया था। 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था। ये क्यों टूटा था? इसके बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हमने पढ़े थे कि इसकी पहले जो थी इकोनॉमी वो बहुत स्ट्रांग हो रही थी, ठीक है, लेकिन 1970s के आते आते इसकी इकोनॉमी क्या हो गई थी? स्टेगनेंट हो गई थी। बहुत सारी फूड शॉर्टेजेस हो गई थी, फूड को इंपोर्ट करना पड़ रहा था, हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो राइज नहीं हो रहा था। दूसरी बात, राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म वाली फीलिंग जो थी वो राइज हो रही थी। किन में? ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है, एक वो रीजन था, ठीक है। तो ये सारे रीजंस बनते हैं। और कुछ हमारे लीडर्स थे जैसे गॉर्बेच्यू, मिखाइल गॉर्बेच्यू, उसने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे जिनको हम प्रेस्ट्रॉइका और ग्लासनोस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने भी इस डिसइंटीग्रेशन वाले प्रोसेस को थोड़ा सा पेस दिया था, थोड़ा स्पीड अप किया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि 1991 में उसके बाद क्या हुआ। 1991 के बाद क्या हुआ? क्योंकि हमें पता था यूएसएसआर जो है वो किस किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। यूएसएसआर वाज फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म। और दोबारा से अगेन, हु इज द फादर ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म? इट इज द कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो अब जब ये आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, अब ये कौन सी पॉलिसी फॉलो करेगा यूएसएसआर? तो अब ये पॉलिसी फॉलो करेगा जो 15 रिपब्लिक्स इसमें से निकले हैं, ठीक है, जिसमें हमारा बाल्टिक स्टेट्स आती हैं, उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट्स आती हैं, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी और भी स्टेट्स हैं, ठीक है। उन्होंने डेमोक्रेसी जो है वो अडॉप्ट की, ठीक है। उन्होंने कैपिटलिज्म अडॉप्ट किया। क्या अडॉप्ट किया? कैपिटलिज्म। अब हमें देखना है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। इन सोशलिज्म देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, while there is a concept of private property in capitalism, ठीक है। तो यूएसए जो है वो किसको फॉलो कर रहा था? यूएसए वाज फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। नाउ आफ्टर disintegration of USSR, all the 15 republics of all the former members of USSR will follow capitalism. And who is the father of capitalism? The father of capitalism is Adam Smith. कौन है फादर इसके? एडम स्मिथ, ठीक है। अच्छा, अब कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी, ये तीन जो हैं ये आइडियोलॉजीज फॉलो करेंगे कौन? 15 रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। अब इस ट्रांजिशन हो गया कि भैया एक आइडियोलॉजी से शिफ्ट करना है दूसरी आइडियोलॉजी के ऊपर, ठीक है। इस चेंज को कहां से? अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम, ठीक है, सोशलिस्ट सिस्टम से कहां जाना? डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। कहां पे? रशिया में
सेंट्रल एशिया में और ईस्ट यूरोप में, ठीक है, ट्रांजिशन होना कहां से, कम्युनिज्म से, सोशलिज्म से किसकी तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ, ठीक है, कम्युनिज्म से या सोशलिज्म से किसकी तरफ आना, डेमोक्रेसी की तरफ आना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉक थेरेपी। क्या बोलते हैं इसको हम, शॉक थेरेपी। क्या बोलते हैं हम इसको, शॉक थेरेपी, ठीक है। इस कंट्रीज की किसने हेल्प की ट्रांजिशन में, इन कंट्रीज की ट्रांजिशन में हेल्प की है दो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ने, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ने, जिसको मैंने कल ही आपको कहा था, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं इसको, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों बैंक्स जो हैं, ये दोनों इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अमेरिका में है। कल ही मैंने आपको बताया था, हैम्पशायर ब्रिटेन वुड्स, ठीक है। अब इसके क्या क्या फीचर्स थे, अब वो सारे फीचर्स हम, जो मैंने आपको बताया कि अब प्राइवेट ओनरशिप आएगा। पहले सारा ओनरशिप किसके पास था, गवर्नमेंट के पास था, स्टेट के पास था, या कम्युनिटी के पास था। अच्छा, और जो सारी इंडस्ट्रीज थी, जो सारी इंडस्ट्रीज थी वो किसके पास थी, पहले गवर्नमेंट के पास थी, स्टेट के पास थी। अब जो है सारा एसेट जो है, जो स्टेट का एसेट होगा उसकी प्राइवेटाइजेशन होगी। जैसे इंडिया में एक बीएसएनएल क्या थी, कंपनी थी, ठीक है, या एमटीएनएल कंपनी थी, या एलआईसी थी। तो ये कौन ओन करता था पहले, ये ओन करता था पहले गवर्नमेंट। लेकिन अब जो है इनके कुछ शेयर्स बेच दिए गए हैं, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, बेच दिए गए हैं। किसको बेचा है, गवर्नमेंट ने बेचा है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। तो अब वो क्या हो जाते हैं, 50-50% क्या हो जाती है, ओनरशिप हो जाती है। 50% ओनरशिप हो जाती है गवर्नमेंट की और 50% ओनरशिप हो जाती है प्राइवेट की। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज को, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को बेचा जाता है प्राइवेट में। जैसे आपने देखा होगा कुछ एयरपोर्ट्स बेचे गए हैं, कुछ जो है आपके रेलवेज जो ट्रेन्स हैं वो बेची गई हैं, कुछ पोर्ट्स बेचे गए हैं। तो गवर्नमेंट के पोर्ट्स, गवर्नमेंट के रेलवेज हैं, ये गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज। जब किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बेचा जाता है तो फिर उसका मालिक कौन हो जाता है, वो प्राइवेट हो जाता है। तो इसी को प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, फिर आपने, आपको यह भी पढ़ाया गया था कि यूएसएसआर में एग्रीकल्चर जो होता था वो उसको बोलते थे हम कलेक्टिव फार्मिंग। क्या बोलते थे हम उसको, कलेक्टिव फार्मिंग। और ये किसने स्टार्ट की थी कलेक्टिव फार्मिंग यूएसएसआर में, यूएसएसआर में कलेक्टिव फार्मिंग स्टार्ट करने वाला फोर्सफुली वो था जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन जो है व्लादिमीर लेनिन के बाद आया, ठीक है। ये मैंने आपको कल ही बताया था इसमें अपनी स्लाइड में। तो आप ये चीज देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में दो ही आइडियोलॉजीज, एक सोशलिज्म वाली और एक कैपिटलिज्म वाली, तीसरा कोई भी वे नहीं है, ठीक है। नैम वाले जो कंट्रीज थे, जिन्होंने ना वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन किया था ना ईस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन किया था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं क्या अडॉप्ट करते थे, मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करते थे। क्या अडॉप्ट करते थे वो, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या अडॉप्ट करते थे, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो बेस्ट ऑफ सोशलिज्म है प्लस जो बेस्ट ऑफ कैपिटलिज्म है, दोनों का मिक्सचर, ठीक है, दोनों का क्या होगा, वो मिक्सचर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम, यहां पे शायद ये दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि लोगो है, तो आप क्या बोलोगे इसको, बेस्ट ऑफ सोशलिज्म प्लस बेस्ट ऑफ कैपिटलिज्म। इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, मिक्स्ड इकोनॉमी। बेस्ट ऑफ सोशलिज्म, ये दिन नहीं दिख रहा, बेस्ट ऑफ, इसको लिखो सोशलिज्म प्लस कम्युनिज्म, ठीक है, सॉरी कैपिटलिज्म। इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन थर्ड वे नहीं दिया उन्होंने नैम की कंट्रीज ने, ठीक है। तो आपके पास कोई ऑल्टरनेट उन्होंने नहीं दिया, कोई थर्ड। तो भैया कोई भी थर्ड वे नहीं है, यहां तो आपको सोशलिज्म अडॉप्ट करना है या कैपिटलिज्म। तो जो यूएसएसआर के जो
डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद जो 15 रिपब्लिक्स निकले उनको या तो सोशलिज्म अडॉप्ट करना पड़ा या तो कैपिटलिज्म अडॉप्ट किया, लेकिन उन्होंने किसकी तरफ गए, वो कैपिटलिज्म की तरफ गए। अब देखिए, जब शॉक थेरेपी चल रही थी, क्या चल रही थी, शॉक थेरेपी चल रही थी। अब यहां पे इकोनॉमी में बहुत सारा चेंज आया है, इसको हम ड्रास्टिक चेंज बोलते हैं। अब आपको पता है कि पूरा पब्लिक से किसकी तरफ जाना है, प्राइवेट की तरफ, कलेक्टिव फार्मिंग की तरफ किसी तरफ जाना है, प्राइवेट फार्मिंग की तरफ। ठीक है, किसने हेल्प करनी है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा। इन्होंने बोला कि जितना भी डेवलपमेंट होगा इन 15 रिपब्लिक्स में वो किसकी हेल्प से होगा, ट्रेड की हेल्प से। अब ट्रेड क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, भैया लेन देन। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट हो गया कंट्री से बाहर चीजें बेचना और इंपोर्ट हो गया कंट्री के अंदर चीजें लाना। इन्होंने बोला है कि अगर आपने यूएसएसआर के जो 15 रिपब्लिक्स में डेवलपमेंट करवानी है तो आपको ट्रेड पे फोकस करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले आप क्या लाओ, फ्री ट्रेड रिजीम लाओ। फ्री ट्रेड रिजीम मतलब जो एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये थोड़ा सा इसमें इकोनॉमिक्स आ जाती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, सपोज ये यूएसए है और इस साइड से कौन है, तुर्कमेनिस्तान है, सपोज। ठीक है, अब अगर तुर्कमेनिस्तान ने यूएसए को कुछ क्या करना है, बेचना है, तो यूएसए जो है यहां पे इतने टैक्सेस नहीं लगाएगा किसकी गुड्स के ऊपर, तुर्कमेनिस्तान की गुड्स के ऊपर। अगर यूएसए ने टैक्सेस लगाए तुर्कमेनिस्तान के गुड्स के ऊपर तो जो तुर्कमेनिस्तान के गुड्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे यूएसए में और उनको कोई खरीद नहीं पाएगा। तो इसका मतलब होगा कि तुर्कमेनिस्तान में जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो जाएंगी, वो कोलैप्स हो जाएंगी। इसी तरह से यूएसए जब तुर्कमेनिस्तान को कोई चीज बेचेगा तो तुर्कमेनिस्तान भी कोई टैक्स नहीं लगाएगा। इसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि जहां पे कोई भी टैक्स बैरियर्स नहीं है, कोई भी नॉन टैक्स बैरियर्स नहीं है। ठीक है, नॉन टैक्स बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे क्वालिटी देखना, उसको क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए दूसरी कंट्री में, क्वालिटी कैसी है, तभी हम अलो करेंगे। तो टैक्स बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स और टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हम, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स। क्या बोलते हैं इसको, टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देयर विल बी नो neither there will be neither tariff barriers nor non-tariff barriers nor non-tariff barriers between the trading countries, between the trading countries। अब टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, टैक्सेस, और नॉन टैरिफ बैरियर्स एग्जांपल क्वालिटी और क्वांटिटी को रेगुलेट करना। ठीक है, ये आपने चीजें याद रखनी। उसके बाद इन्होंने एक चीज और बोली कि भैया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। क्या होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सपोज यूएसए ने, जैसे मैकडी ने, जैसे यूएसए का मैकडी है, मैकडी मतलब मैकडोनल्ड, ये रेस्टोरेंट है। ठीक है, उसने कहां आना है, सपोज उसने कहां आना है, उज्बेकिस्तान में। कहां आना है, उज्बेकिस्तान में। अब अगर हमारे पास कुछ, अगर हमारे पास क्या है, जो उज्बेकिस्तान है ये एफडीआई अलो करता है। एफडीआई का मतलब है कि जो मैकडी है ये यूएसए से उठ के उज्बेकिस्तान में अगर लैंड ओन करेगा, ठीक है, लैंड खरीद के इसका मालिक हो जाएगा, तो वो बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ आई।
कि अगर मैकडी उज्बेकिस्तान की लैंड को ओन करेगा यूएसए से आके, तो उसको बोलते हैं एफडीआई। क्या बोलते हैं उसको? एफडीआई। तो इन्होंने बोला कि पहले तो कोई टैक्सेस नहीं होने चाहिए ट्रेड के ऊपर। फिर उन्होंने बोला कि अगर कोई दूसरी कंट्री, कोई फॉरेन की कंट्री उसमें आना चाहती है, रशिया में आना चाहती है या सेंट्रल एशिया में आना चाहती है, तो वो क्या करे, वो वहां पे लैंड खरीद सकती है, इंडस्ट्री खरीद सकती है, कोई मशीनरी खरीद सकती है। इसको बोलते हैं हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफ डी आई। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि यहां पे डी रेगुलेशन होना चाहिए। डी रेगुलेशन का क्या मतलब? डी रेगुलेशन का मतलब होता है देयर शुड बी नो स्टेट इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक अफेयर्स। डी रेगुलेशन का यह मतलब होगा कि भैया यहां पे स्टेट का कोई इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ। तो भैया डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा मार्केट। कौन करेगा डिसाइड? प्राइजेस। कौन डिसाइड करेगा? मार्केट। प्राइजेस या क्वालिटी और क्वांटिटी will be decided by the market forces, will be decided by the market forces। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई, कि जितनी डिमांड है उतनी हम सप्लाई करेंगे, या जितना अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो क्या हो जाएगी? प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। समझ आ रही है? डी रेगुलेशन। डी रेगुलेशन का मतलब कि स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कहां पे? इकोनॉमिक अफेयर्स में। समझ गए बच्चे? फिर इन्होंने एक बात और बोली, ये शॉक थेरेपी का फीचर्स चल रहे हैं कि आपको क्या क्या चेंजेस करनी है, 15 रिपब्लिक्स को क्या क्या चेंजेस करनी है। ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी इशू होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। आराम से पढ़ेंगे। आज हमारा जो है चौथा लेक्चर चल रहा है। तो आगे क्या होगा? करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। करेंसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर डॉलर आ रहा है, तो जैसे रशिया की करेंसी है रब्बल, तो डॉलर को कन्वर्ट कर सकते हैं रब्बल में, और रब्बल को कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर में। इसको बोलते हैं करेंसी आराम से क्या हो सके? कन्वर्ट हो सके। ठीक है। इन्होंने बोला अगर ये सब चीजें होंगी, इसी की वजह से, इन्हीं की वजह से क्या होगा? ग्रोथ होगी। कहां पे? 15 रिपब्लिक्स में। फिर अब ये जो ईस्टर्न ब्लॉक के मेंबर्स थे, पहले ये रशिया को अपना लीडर मानते थे। अब ये किसको अपना लीडर मानेंगे? अब ये अपना लीडर किसको मानेंगे? वेस्ट को, मतलब यूएसए को। और अपने रिलेशन अच्छे किसके साथ कर देंगे? ये वेस्ट के साथ। ठीक है बच्चे? अच्छा, ये समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। इस डिसइंटीग्रेशन का या इस शॉक थेरेपी का क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, क्या रिजल्ट क्या है? तो इसका क्या हुआ कि तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी किस भैया, ये जो शॉक थेरेपी थी इसके क्या रिजल्ट्स आए? ठीक है। तो पहला देखो, हम इसने देखो हमने आपको ये पढ़ाया था कि जब 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद इकॉनमी बहुत ग्रो कर रही थी। लेकिन 1970s में आके इकॉनमी क्या होगी? स्टेगनेंट होगी, फ्लैट होगी। वो क्या नहीं लगने करनी, ग्रो नहीं कर रही थी। तो 1991 के आते आते हमारी इकॉनमी क्या कर गई? जरा भी ग्रो नहीं कर रही थी, इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। देखो यहां पे इस कि भैया कम्युनिज्म से या सोशलिज्म से जब हम कैपिटलिज्म की तरफ गए, तो इसने इकोनॉमी को तबाह कर डाला, इसने इकोनॉमी में डिजास्टर ले आया। समझ रहे हैं आप? देख रहे हैं 1917 में इकोनॉमी राइज कर रही थी, 1970s में इकोनॉमी फ्लैट हो गई, स्टेगनेंट हो गई। 1919 में
व्हेन वी स्विच्ड टू किसकी तरफ, कैपिटलिज्म, इकोनॉमी स्टार्ट क्या है, इकोनॉमी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और हमारी जो रशियन इंडस्ट्रीज थी सारी की सारी पहले क्या थी, वो गवर्नमेंट के अंडर थी, स्टेट के अंडर थी। अब जो है इस टाइम 90% जो है सारी इंडस्ट्रीज को सेल पे कर दिया कि भैया सेल, इतना उसको अंडर वैल्यू किया, इतने सस्ते में बेचा उसको इंडस्ट्रीज को कि इसको बोला गया द लार्जेस्ट गार्बेज गैराज गैराज सेल इन हिस्ट्री। ठीक है, द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री, के रशियन इंडस्ट्रीज को इतने सस्ते दामों में बेचा गया कि भैया सेल लगा दी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको अंडर वैल्यू किया गया। ठीक है, और सारा का सारा जो डिसाइड करेगा इकोनॉमी में वो कौन करेगा, मार्केट फोर्सेस। ठीक है, इस पे कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं रहेगा, जिसको मैंने डीरेगुलेशन कहा। दूसरा, जो रशिया की करेंसी थी रबल, वो उसने डिक्लाइन किया। डिक्लाइन करने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझो कि अगर $1 का रेट है अभी 80 रुपीज। ठीक है, $1 का, $1 में कितने रुपीज आ जाते हैं, हमें 80 रुपीज आ जाते हैं। सपोज यही $1 में अगर कितने रुपीज आ जाए 120, तो हमारी जो रुपीज है वो क्या कर गई है, डेप्रिशिएट कर गई है। ठीक है, मतलब हमारी वैल्यू खत्म हो रही है, तो डॉलर की इंक्रीज हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है। इसी तरह से रबल की वैल्यू ने क्या कर दिया, रबल की वैल्यू ने डिक्लाइन किया। ठीक है, उसके बाद यहां हमें पता था कि जोसेफ स्टालिन ने कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम लाया था, लेकिन 1991 में ये क्या हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम को खत्म कर दिया और यहां पे क्या ले आया वो, प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट वाले ले आए कि प्राइवेट फार्मिंग होगी। उसकी वजह से बहुत सारा क्या हुआ, फूड की शॉर्टेज हुई, क्या हुई, फूड की शॉर्टेज हुई है। ठीक है, उसके बाद 1999 के आते तक, ठीक है, हमारी जो रियल जीडीपी है वो क्या हो जाती है, 1989 से भी नीचे गिर जाती है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि भैया जो रियल जीडीपी है 1999 में वो कम हो गई, किसके कंपैरिजन में, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ ही नहीं था 1989 में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अच्छा, अब गवर्नमेंट की सब्सिडी भी खत्म होगी, गवर्नमेंट की सब्सिडी भी खत्म कर दी गई, वेलफेयर स्कीम्स भी खत्म कर दी गई। इसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या हो गए, पुअर हो गए, क्या हो गए, बहुत सारे लोग पुअर, गरीब हो गए। और जो मिडिल क्लास वाले लोग थे वो पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी, मतलब अगर ये सोसाइटी है तो इसके बॉर्डर पे आ गए वो। ठीक है, ये पुअर तो नहीं हुए, लेकिन ये क्या हो गए, इतना पैसा इनके पास नहीं बचा कि वो अपने आप को मिडिल क्लास या मिडिल सेगमेंट में सस्टेन कर सकें। जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो एकेडमिया था, ठीक है, जो जिसको थिंक टैंक बोलते हैं, जिसको ये फिलोसफर्स थे, वो वहां से चले गए, माइग्रेट कर गए। ठीक है, रशिया से माइग्रेट कर गए। ठीक है, वहां की सारी इकोनॉमी कौन अब चला रहा था, माफिया। कौन चला रहा था, माफिया चला रहा था। प्राइवेटाइजेशन की वजह से नई डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटीज होता है इनइक्वालिटीज, पैदा होगी, किसके बीच में, रिच और पुअर के बीच में, किसके बीच में, रिच और पुअर के बीच में। तो मतलब रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से ये है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहे थे वो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे वो इकोनॉमिक सिस्टम को, कौन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। उसको कौन चला रहा था, यूएस चला रहा था। ठीक है,
वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अब डेमोक्रेसी को चलाने के लिए या किसी कंट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी में बनाया, ठीक है, क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत जल्दी में बनाया। इसकी वजह से मैक्सिमम पावर जो दे दी वो किसको दे दी, प्रेसिडेंट्स को। प्रेसिडेंट्स को क्या बोलते हैं हम, एग्जीक्यूटिव को दे दी। मतलब लेजिस्लेटिव को नहीं दी, किसको दे दी सारी पावर्स, एग्जीक्यूटिव को दे दी। जैसे इंडिया में ज्यादा पावरफुल कौन है, लेजिस्लेचर है, ठीक है। लेकिन अब रशिया में कौन ज्यादा पावरफुल हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है। और इसकी वजह से पार्लियामेंट जिसमें लेजिस्लेचर है वो वीक हो गया, क्या हो गया, वो वीक हो गया। और बहुत सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें प्रेसिडेंट्स जो हैं, जैसे तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, उसमें एक बार जो प्रेसिडेंट बन गया वो 10-10 20-20 साल तक प्रेसिडेंट रहते थे। तो मतलब कौन सा रेजीम स्टार्ट हो गया वहां पे, फिर से अथॉरिटेटिव रेजीम स्टार्ट हो गया। कौन सा, अथॉरिटेटिव स्टार्ट हो गया। फिर से वही चीजें आई कि भैया अपोजिशन हम नहीं करने देंगे, कोई हमें क्रिटिसाइज करेगा तो हम उसको क्या होते सजा देंगे, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पे इन 15 रिपब्लिक्स में इंडिपेंडेंट जुडिशरी एस्टेब्लिश नहीं हुई। क्या नहीं हुई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एस्टेब्लिश नहीं हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रिवाइवल ऑफ रशियन इकोनॉमी, कि भैया रशियन इकोनॉमी कैसे रिवाइव करे, ठीक है। तो दोबारा से एक बार, 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, हमारी इकोनॉमी ने राइज किया। कब किया राइज, रशिया इसमें 1917 में ही। फिर उसके बाद 1970 में आते आते हमारी इकोनॉमी फ्लैट हो गई, स्टेगनेंट हो गई। फिर 1991 में हमारी इकोनॉमी ने क्या कर दिया, डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। लेकिन अब जब 2000 में के आते आते हमारी इकोनॉमी फिर से क्या करना स्टार्ट कर देगी, राइज करना स्टार्ट कर देगी, रिवाइव करना स्टार्ट कर देगी। क्यों, क्योंकि ये इनके पास बहुत सारा क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज थे, जैसे ऑयल था, नेचुरल गैस था, मिनरल्स थे, ये इनको एक्सपोर्ट लग पड़े कर। तो जब आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो तो वहां से आपको फॉरेक्स आता है। फॉरेक्स का मतलब होता है, जब आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो तो आपको फॉरेक्स आता है। फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी, ठीक है, फॉरेन करेंसी आती है आपको। जैसे आपके पास रब्बल है, तो आपने तेल बेचा अमेरिका को, तो अमेरिका ने आपको पे किया डॉलर में, ठीक है। तो वो डॉलर आप यूज कर सकते हो यूएसए से कुछ खरीदने में, ठीक है। अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, इंक्लूडिंग रशिया, ठीक है। बाकी कंट्रीज ने भी बहुत ज्यादा बेनिफिट किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां से उन कंट्रीज से ऑयल की पाइपलाइन क्रॉस कर रही थी। सपोज अब जैसे हमारे पास एक प्रपोज्ड पाइपलाइन है इंडिया के लिए, तापी, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है। अब तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन आ रही है कहां के लिए, इंडिया के लिए। अब अफगानिस्तान से भी पास हो रही है, पाकिस्तान से भी पास हो रही है। जिस जिस कंट्री से पास हो रही है, हम तो यहाँ उनको क्या देंगे, गैस देंगे, या बदले में हम उनको क्या देंगे, रेंट देंगे। यहाँ तो हम गैस दे देंगे, यहाँ हम उनको रेंट देंगे। रेंट मतलब उनको क्या दे देंगे, हम पैसा दे देंगे, ठीक है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी ऐसे क्या होगा, फायदा होगा। तो इसी तरह से इन कंट्रीज को भी फायदा हुआ। क्यों, क्योंकि ऑयल जो पाइपलाइन है इन कंट्रीज से पास हो रही थी। लेकिन अब जो ट्रांजिशन हो रहा था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म, और जो डेवलपमेंट हो रही थी, ये सब जो ट्रेड चल रहा था, लेकिन इतना स्मूथली नहीं चल रहा था। बहुत सारी कंट्रीज में क्या हो रहा था, जो रशिया यूएसएसआर के फॉर्मर मेंबर्स हैं, उसमें बहुत सारी टेंशन और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे। आपने ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पे बहुत सारी सिविल वॉर्स होती, सिविल वॉर्स होती है, वॉर बिटवीन टू ग्रुप्स विद इन अ कंट्री, इसको हम क्या बोलते हैं, सिविल वॉर। एक ही कंट्री में अगर दो ग्रुप्स के बीच में वॉर हो रही है तो उसको हम सिविल वॉर बोलते हैं। इंसर्जेंसी,
ये टाइप ऑफ, ये क्या होता है, ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट होता है, ये पूरा ही अगेंस्ट द गवर्नमेंट मूवमेंट चलती है। ये एक ऐसी मूवमेंट है जो किसके अगेंस्ट चलती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलती है, ठीक है, उसको इंसर्जेंसी कहते हैं। जैसे रशिया में आपको याद रखना है, चेचनिया में और दागिस्तान में, इनमें वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई। कौन सी मूवमेंट, सेसेशनिस्ट। सेसेशनिस्ट का मतलब होता है सेपरेशन, कि भैया हमने रशिया के साथ नहीं रहना है, हमें अलग कर दो, हमें अलग एक इंडिपेंडेंट कंट्री दे दो। लेकिन अभी भी ये किसका पार्ट है, चेचनिया और दागिस्तान, ये दोनों पार्ट हैं किसके, रशिया के पार्ट है ये, ठीक है। वहां पे रशिया ने इन सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स को खत्म करने के लिए बहुत सारी बॉम्बिंग्स की है, इसकी वजह से वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है। तो क्या याद रखना आपने कि सर रशिया में, चेचनिया और दागिस्तान में वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट हो रही थी सेपरेशन के लिए, कि वी वांटेड अ सेपरेट नेशन फॉर आवरसेल्व्स, चेचनिया एंड सेकंड वन इज दागिस्तान। बट दीज मूवमेंट्स वर सप्रेस्ड बाय रशिया यूजिंग मिलिट्री बॉम्बिंग्स, ठीक है, यहां ड्रॉपिंग मोस्ट ऑफ द बॉम्ब्स इन चेचनिया एंड दागिस्तान, ठीक है, लीडिंग टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन चेचनिया एंड दागिस्तान, ठीक है। तजिकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया कंट्री है, यहां पे भी सिविल वॉर चली दो ग्रुप्स में 10 साल तक, ठीक है, और खत्म कब हुई, 2001 में, 2001 में। आपने इतना डिटेल में नहीं जाना कि तजिकिस्तान में क्यों वॉर चल रही थी, आपने सिर्फ आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में यह है कि तजिकिस्तान में सिविल वॉर चली, कितने सालों तक चली, 2001 तक चली, 10 साल तक। इसी तरह से अजरबैजान है, वहां में एक प्रोविंस है, एक रीजन है, एक जगह है, क्या जगह का नाम है, नगोर्नो काराबाख, ठीक है। वहां कुछ जो अर्मीनियंस हैं, वहां कुछ लोग हैं जो अर्मीनियंस हैं, वो किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, अर्मीनिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। अर्मीनिया एक अलग कंट्री है, मतलब अजरबैजान के ये वाले जो लोग हैं नगोर्नो काराबाख, ये किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, अर्मीनिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये भी एक वहां पे एक मूवमेंट है, ये लड़ रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स है जो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही हैं, कहां पे, जॉर्जिया, यूक्रेन और किर्गिस्तान में। आपने ये सारी चीजें याद रखनी है। और बहुत सारी ऐसी वो जो रशियन कंट्रीज हैं वो लड़ रही हैं आपस में, किसके ऊपर, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर के ऊपर। रशिया में चेचनिया एंड दागिस्तान, तजिकिस्तान में 10 साल के लिए वॉर, अजरबैजान में नगोर्नो काराबाख, अर्मीनियंस जाना चाहते हैं अर्मीनिया में, और जॉर्जिया, यूक्रेन और किर्गिस्तान में भी क्या चल रही है, वहां पे भी वायलेंट मूवमेंट्स चल रही हैं। अब थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे सेंट्रल एशिया के बारे में। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जैसे मैंने बोला आपको, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये किसमें रिच हैं, हाइड्रोकार्बन्स में। अब इसके ऊपर भी लड़ाई है, सेंट्रल एशिया के ऊपर लड़ाई है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जैसे प्रोपेन, प्रोपेन किसमें यूज होता है, फ्यूल में। इथेन, इथेन किसके लिए यूज होता है, प्लास्टिक के लिए। फिर बुटेन, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, ठीक। उसके बाद अब अगर कोई रिसोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए इराक के ऊपर क्यों अटैक किया, यूएसए ने इराक के ऊपर इसलिए अटैक किया क्योंकि इराक के पास बहुत ज्यादा ऑयल रिसोर्सेज थे। इसी तरह से सेंट्रल एशिया में हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इन हाइड्रोकार्बन्स को लेने के लिए रशिया भी इंटरेस्टेड है, चाइना भी इंटरेस्टेड है, इंडिया भी इंटरेस्टेड है और यूएसए भी इंटरेस्टेड है। और इनकी जो लोकेशन है, किनकी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की ऐसी लोकेशन है, इसको हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ऐसी लोकेशन में है जिससे हम कहां कहां जा सकते हैं, हम अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं, पाकिस्तान पहुंच सकते हैं, रशिया पहुंच सकते हैं और चाइना पहुंच सकते हैं, इवन इंडिया भी पहुंच सकते हैं। तो यूएसए चाहेगा कि मुझे जो है सेंट्रल एशिया में एक मिलिट्री बेस मिल जाए,
वहां पे मैं अपने वेपन्स ला सकूं, वहां पे मैं अपने ट्रूप्स ला सकूं, ताकि वहां से मैं अपने लॉन्च पैड्स बना सकूं, वहां से मैं अपने वेपन्स को लॉन्च कर सकूं, चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। समझ रहे हैं? तो यूएसए इसलिए इंटरेस्टेड है, ठीक है, रशिया, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो 9/11 जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक किया था अलकायदा ने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो ट्विन टावर्स थे, ठीक है, उनके ऊपर जब अलकायदा ने टारगेट किया था उनको, तो जो बुश था, जॉर्ज बुश, वहां का प्रेसिडेंट था, उसने एक बोला कि हम करेंगे ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, कि हम बदला लेंगे किससे? अलकायदा से। ठीक है, तो अलकायदा कहां पे है? अलकायदा अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में पहुंचने के लिए या अफगानिस्तान पे अटैक करने के लिए हमें मिलिट्री बेस चाहिए। क्या चाहिए? मिलिट्री बेस चाहिए, जहां से हम अपने वेपन्स को लॉन्च कर सकें, किसकी तरफ? अफगानिस्तान की तरफ। और वो बेस था सेंट्रल एशियन कंट्रीज या पाकिस्तान में मिल जाए। ठीक है, तो पाकिस्तान वालों ने तो इनको लॉन्च पैड्स दिए थे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने भी लॉन्च पैड्स दिए थे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और ये अटैक कब हुआ था? 11, ठीक है, सितंबर को। 11 डेट है, सितंबर मंथ है, 2001 ईयर है। ठीक है, तो इसलिए किस लिए चाहिए था? एक तो मिलिट्री बेस के लिए, और दूसरा कि भैया हमारे जो एयरप्लेन्स हैं वो सेंट्रल एशिया के जो स्पेस है उससे क्या कर सके? फ्लाई कर सके। जैसे इंडिया में सिर्फ इंडिया का जो ओनर है वो सिर्फ लैंड का ही नहीं है, इसमें क्या आते हैं? उसमें ओशन का भी 22, आई थिंक 22 नॉटिकल माइल्स हैं या 12 नॉटिकल माइल्स हैं, ये आपने कंफर्म करना है। इसी तरह से जो हमारी ऊपर स्पेस है, विदाउट परमिशन दूसरी कंट्री का यहाँ पे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, ये आपका कोई भी जो वो है स्पेस है, स्पेस क्राफ्ट, कुछ भी यहां से फ्लाई नहीं करेगा जब तक कि इंडिया की गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं देगी। तो सेंट्रल एशिया की स्पेस चाहिए थी, एयर स्पेस चाहिए थी, किसको? यूएस को, ताकि वो किसके ऊपर अटैक कर सके? अफगानिस्तान के ऊपर और इराक के ऊपर। याद रखिएगा ये सब चीजें, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, लेकिन रशिया बोलता है कि सेंट्रल एशिया तो मेरे नेबरहुड में है, तो इसने बोला नियर अब्रॉड। ये टर्म याद रखनी है, नियर अब्रॉड, कि भैया दीज स्टेट्स आर माई नियर अब्रॉड, तो मेरा ज्यादा हक है, किसका? रशिया का। ठीक है, तो ये चाहता है रशिया के मेरे इन्फ्लुएंस में ये काम करे। चाइना भी चाहता है कि भैया सेंट्रल एशिया के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो ताकि ऑयल मिले। ठीक है, उसके बाद अब आपने थोड़ा सा याद रखना है, ईस्टर्न यूरोप में एक कंट्री थी पहले, इसको चेक स्लोवाकिया बोलते हैं। ठीक है, चेक स्लोवाकिया भी डिवाइड हुआ है कितने में? दो में, एक चेक्स और एक स्लोवाकिया। ये सिर्फ आपने याद रखना है कि चेकोस्लोवाकिया दो में डिवाइड हुआ है, चेक और स्लोवाकिया। ठीक है, इसी तरह से बाल्कन रिपब्लिक्स हैं, योगोस्लाविया। योगोस्लाविया का आपको याद है वो नैम, नैम का फाउंडर रहा है, कौन रहा है उनका? टिट्टू। ठीक है, योगोस्लाविया भी डिवाइड हुआ है, जैसे यूएसएसआर डिवाइड हुआ है ना आपकी 15 रिपब्लिक्स में, इसी तरह से चेक स्लोवाकिया भी डिवाइड हुआ है, चेक में और स्लोवाकिया में। इसी तरह से योगोस्लाविया आपका 6 रिपब्लिक्स में क्या हुआ है? डिसइंटीग्रेट हुआ है, 6 रिपब्लिक्स में। कौन कौन से? कब हुआ है ये? 1991 में। ये भी कब हुआ है? 1991 में। किस किस में? क्रोशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया एंड हर्जिगोविनिया, मोंटेनिग्रो, सर्बिया। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। और यहां पे भी लड़ाई है, किसके बीच में? सर्ब्स और नॉन सर्ब्स बॉस्नियंस में। याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, योगोस्लाविया में भी एक लड़ाई है सर्ब्स में और नॉन सर्ब्स बॉस्नियंस में। ठीक है, ये जो बॉस्निया और जो आपका हर्जिगोविना और सर्बिया है, ठीक है, सर्ब्स में और ये बॉस्निया और हर्जिगोविना में लड़ाई थी, तो इन्होंने इनको डिवाइड कर दिया गया था, सर्ब अलग बन गया, बॉस्निया अलग बन गया। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने ज्वाइन किया किसको? नेटो को। आपको याद होगा नेटो कब बना था? 1955 में। ये याद रखना है,
यूगोस्लाविया कितने में डिवाइड हुआ? 6 रिपब्लिक्स में। क्रोशिया, स्लोवेनिया, उसके बाद बोस्निया एंड हर्जिगोविनिया, मोंटेनीग्रो, सर्बिया। और यहाँ पे मैसेकर हुआ है, मतलब बहुत सारे सर्ब्स को मारा गया है। उसके बाद किसके बीच में लड़ाई थी? सर्ब्स और नॉन सर्ब्स बॉस्नियंस में। ठीक है। कब ये यूगोस्लाविया डिसइंटीग्रेट हुआ? 1991 में। सेम डेट जब कौन यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था 15 रिपब्लिक्स में। इसी तरह चेक स्लोवाकिया भी डिवाइड हुआ है, चेक में और स्लोवाकिया में। ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो है कौन सा? इंडिया और कम्युनिस्ट कंट्रीज में कैसा रिलेशन है। ठीक है। देखो, इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है किसके साथ? सेंट्रल एशियन कंट्रीज, क्योंकि इनके पास हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है। उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है किसके साथ? रशिया के साथ। आपको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप याद है 1971 की? 20 साल के लिए की थी। क्यों की थी? बांग्लादेश के साथ वॉर चल रही थी, बांग्लादेश को आजाद करवाना था। किससे आजाद करवाना था? पाकिस्तान से। ठीक है। ये आपने याद रखना है। इंडिया ने हेल्प ली थी किससे? रशिया से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने हेल्प ली थी किससे? यूएसए से। इंडिया के बहुत सारे हीरोज हैं, वो क्या है? वो उनका बहुत नाम चलता है कहां पे? रशिया में। कौन कौन से? राजकुमार, अमिताभ बच्चन। मतलब इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। क्या बोलते हैं? इंडिया की सॉफ्ट पावर है। क्या है इंडिया की वहां पे? सॉफ्ट पावर है। जैसे सॉन्ग्स हो गए, मूवीज हो गए, कल्चर हो गया, ये सॉफ्ट पावर में आता है। तो हार्ड पावर में क्या आता है, या हार्ड पॉलिटिक्स में क्या आता है? वेपन्स वगैरह। तो इंडिया और रशिया जो है वो एक विजन रखता है। कौन सा विजन रखता है? मल्टीपोलर। कि यहां पे जो वर्ल्ड है वो उसमें एक सुपर पावर ना हो, उसमें दो सुपर पावर ना हो, सुपर पावर कंट्रीज ना हो, बल्कि बहुत सारी सुपर पावर कंट्रीज हों। और ये किसमें यकीन करता है? कलेक्टिव सिक्योरिटी में। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब होता है, सपोज रशिया और इंडिया क्या है? दोनों फ्रेंड्स हैं और ये कलेक्टिव सिक्योरिटी में यकीन रखते हैं। अगर किसी कंट्री ने इंडिया के ऊपर अटैक किया तो इससे ये समझा जाएगा कि सिर्फ ये इंडिया के ऊपर ही अटैक नहीं हुआ है, ये रशिया के ऊपर भी अटैक हुआ है। तो इंडिया और रशिया दोनों मिलके उस तीसरी कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे जिसने इंडिया के ऊपर पहले अटैक किया था। समझ आ रही है कि भैया दोस्त का दोस्त दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला ग्रेटर रीजनलिज्म। कि भैया ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? हर एक रीजन को इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। ठीक है। जैसे इंडिया में बहुत सारे रीजन्स है, जैसे जम्मू कश्मीर, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद पंजाब, उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट। तो हर एक रीजन का अपना एक कल्चर है, हर एक रीजन का अपनी एक आइडेंटिटी है। तो हमने हर एक कल्चर को, हर एक रिलीजन को, हर एक लैंग्वेज को, मतलब डाइवर्सिटी को आपने क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है, रिस्पेक्ट करना है। और जो भी अगर इंटरनेशनल कुछ डिस्प्यूट्स होंगे तो उनको हम सॉल्व करेंगे थ्रू नेगोशिएशन। नेगोशिएशन होता है बातचीत के जरिए। ये किसका विजन बता रहा हूं मैं? इंडिया और रशिया का विजन बता रहा हूं मैं। और इन्होंने बोला यूएनओ को रिफॉर्म्स होने चाहिए, यूएनओ में रिफॉर्म्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बना था आपका 1945 में, जिसके ऑलमोस्ट मेंबर्स हैं 193 मेंबर्स हैं। तो उसमें कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रिफॉर्म्स, कुछ चेंज होने चाहिए, कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए। इसमें ज्यादा रोल किसका होना चाहिए? डेवलपिंग कंट्रीज का। अभी है किसका इसमें ज्यादा रोल? इसमें डेवलप्ड कंट्रीज का रोल है। ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है। इंडिया और रशिया के बीच में कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं अभी तक? 80 एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा गया है। आपने इसी के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करना है। बायलैटरल क्या होता है? जब दो नेशंस के बीच में कोई एग्रीमेंट हो तो उसको बायलैटरल कहते हैं। यूनिलैटरल हो गया सिंगल, बायलैटरल हो गया टू, मल्टीलैटरल हो गया बहुत सारे। तो 80 इंडिया और रशिया में एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है। और इनका एक एग्रीमेंट हुआ है, इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट 2001। ये आपने याद रखना है। स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी है, मतलब ये न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी भी शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं बहुत सारी। इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट है किसके साथ दोस्ती रखने में? रशिया के। क्यों? रशिया साथ देता है इंडिया का किसके ऊपर? कश्मीर इशू के ऊपर।
क्योंकि पाकिस्तान का साथ देता है यूएसए इस इशू पे, कश्मीर इशू पे। तो और चाइना साथ देता है किसका, पाकिस्तान का, किस इशू पे, कश्मीर इशू पे। तो इंडिया का कौन साथ देता है कश्मीर इशू पे, रशिया। रशिया क्या सप्लाई करता है इंडिया को, एनर्जी। अभी भी जैसे रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है, तो हम किससे तेल ले रहे हैं, रशिया से। उसकी वजह से हमारी प्राइसेस क्या है, ऑयल की, कम है। दूसरा, ये टेररिज्म के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपस में शेयर करते हैं, इंडिया और रशिया आपस में शेयर करते हैं। और क्या है, हमें क्या मिल जाता है, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। हम अगर रशिया के साथ अच्छी दोस्ती करेंगे हम, तो हमें सेंट्रल एशिया भी हमारा दोस्त बन जाता है। एक चीज और, हम अब अगर चाइना जो है क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है, ठीक है, तो हम अपने आप को ज्यादा पावरफुल करने के लिए हमने रशिया के साथ दोस्ती लगा दी। तो उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, अगर सपोज पाकिस्तान की हेल्प चाइना कर रहा है तो इंडिया की हेल्प कौन कर रहा है, रशिया। इस हिसाब से बैलेंस करते हैं हम रिलेशंस को, ठीक है। अच्छा, इंडिया ने रशिया के साथ रिलेशन इसलिए रखे हैं ताकि चाइना के साथ क्या हो जाए, बैलेंसिंग हो जाए। इसको बोलते हैं पावर बैलेंस, बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर। और रशिया क्या देता है हमें, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स, जिसको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बोलते हैं। तो अब जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, वो सिर्फ वेपन्स बनाने के ही काम नहीं आता है, वो किसके काम आता है, एनर्जी बनाने के भी काम आता है। और ये इंडिया की हेल्प करता है किसमें, स्पेस इंडस्ट्री में। तो न्यूक्लियर एनर्जी मतलब न्यूक्लियर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ चीजें और हैं इसमें कि भैया जैसे इंडिया और क्या कहते हैं रशिया में जो रिलेशन है वो कैसा रहा है, इकोनॉमिक रिलेशन। जैसे सपोज इसमें क्या हुआ है कि सोवियत यूनियन ने हेल्प की है इंडिया की, किसमें, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को एस्टेब्लिश करने में, ठीक है। कहां कहां पे, भिल्लई, बोकारो, विशाखापट्टनम, ठीक है। और इसमें बहुत सारी क्या है, मशीनरी, जहां पे हम मशीन्स बनाते हैं, उसमें भी हेल्प की है किसने, रशिया ने। किसकी, इंडिया की। जैसे आपने पढ़ा होगा BHEL, बहल, ठीक है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसको एस्टेब्लिश करने में किसने हेल्प की है, रशिया ने हेल्प की है। और कहां कहां हेल्प की है, भिल्लई, बोकारो और विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम, ठीक है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि हमने रशिया से कुछ खरीदना है, किसने, इंडिया ने। तो मोस्टली जो वर्ल्ड ट्रेड चलता है वो डॉलर में चलता है, लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप क्या दे दो हमें, रुपीज दे दो, और हम क्या ले लेंगे, आपका रबल ले लेंगे, ठीक है। जो भी ये ट्रेड होगा रबल और रुपीज में चलेगा इनका, इंडिया और रशिया वाले के, रशिया का ट्रेड। समझ आ रही है कि भैया आपका जो ट्रेड है डॉलर में करने की जरूरत नहीं, आप किस में कर सकते हो, इंडिया और रशिया किस में कर सकता है, रुपीज और रबल में कर सकता है, ठीक है। अब पॉलिटिकल, अच्छा, वो मैंने बताया कि कश्मीर इशू पे हमारा साथ देता है कौन, रशिया, ठीक है। उसके बाद इसने हमारी मदद की थी कब, 1971 में, वेपन्स दे के, ठीक है। अच्छा, बस ये दो चीजें आपने इसमें याद रखनी है। मिलिट्री में आपको ये याद रखना कि वेपन्स देता है हमें बहुत सारे, ठीक है, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज देता है, ठीक है। कल्चर में, कल्चर में आपका ये देखा होगा, कल्चर में मैंने आपको ये बताया कि इंडियन कल्चर और हिंदी फिल्म्स ये बहुत मशहूर है, ठीक है। कहां पे, जो इंडियन कल्चर है, ठीक है, इंडियन का कल्चर और जो हिंदी मूवीज हैं, जिसमें मैंने बोला राज कपूर और अमिताभ बच्चन जो हैं, ये बहुत फेमस हैं। कहां पे, आपके रशिया में, जिसको हम सॉफ्ट पॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है इसमें कि सर भिल्लई, बोकारो, विशाखापट्टनम में जो हमारा स्टील प्लांट है उसमें हमें हेल्प किया। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो मशीनरी प्लांट है उसमें रशिया ने हेल्प किया। पॉलिटिक्स में कश्मीर इशू पे हेल्प करता है, 1971 जो वॉर हुई थी उसमें हेल्प किया। मिलिट्री में हमें ये क्या देता है, वेपन्स देता है,
ठीक है, टेक्नोलॉजी देता है, ठीक है। उसके बाद कल्चर में हिंदी मूवीज का आपने क्या करना है, जिक्र करना है और याद रखना है। रशिया को क्या बेनिफिट मिलता है इंडिया से, ठीक है भैया, रशिया अपना बहुत सारा जो आर्म्स है, जो अम्यूनिशन है, वो बेचता है किसको, इंडिया को, ठीक है। तो उसको उसमें बदले में उसको क्या मतलब, अगर मार्केट मिलती है, इंडिया खरीदता है इससे बहुत सारा क्या, मिलिट्री और हार्डवेयर, ठीक है। उसके बाद इंडिया इंपोर्ट करता है रशिया से क्या, ऑयल। समझ आ रही है बात, रशिया के लिए इंडिया क्या है, मार्केट, किसका, ऑयल का, वेपन्स का, ऑयल का और वेपन्स का, ये बात आपने याद रखनी है, और टेक्नोलॉजिकल हार्डवेयर में। अब लास्ट जो हमारे पास बचता है यहां पे, वो एक टाइमलाइन बचती है। टाइमलाइन कैसे, 1985 में क्या हुआ सर, मिखाइल गॉर्बेचू became the general secretary of the communist party, he started reforms like perestroika and glasnost, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 1988 इंडिपेंडेंस मूवमेंट begins in Lithuania, Lithuania is a part of Baltic state, ठीक है। फिर उसके बाद this independence movement spread to Estonia and Latvia. Estonia, Latvia and Lithuania are the states of Baltic countries, ठीक है। 1989 में क्या होता है, 1989 में बर्लिन वॉल खत्म हो जाती है, टूट जाती है। बर्लिन वॉल कब बनाई गई थी, 1961 में बनाई गई थी। कहां पे बनाई गई थी, जर्मनी में बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी, टू डिवाइड जर्मनी इनटू टू पार्ट्स, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी। और जर्मनी की यूनिफिकेशन कब हुई, 1990, आफ्टर द demolition of Berlin Wall in 1989। एंड जर्मनी ने किसको क्या अडॉप्ट किया, यहाँ जर्मनी बिकेम द मेंबर ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड ऑन 1955। नेटो इज आल्सो नोन एज बगदाद पैक्ट। ये सारी चीजें याद रखनी है, टिप्स पे होनी चाहिए, फिर ही कहते सीयूटी क्रैक हो, ऐसे सीयूटी क्रैक नहीं होता है। मोटिवेटेड रहिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, हर एक यहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़िए। हमारे साथ चलते हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाके जो है सीयूटी, तब जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी निकलेगी, तब जाके जेएनयू निकलेगा, तब जाके चलते आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी निकलेगी। ऐसे बहुत मुश्किल होता है, तो पढ़ना हुआ है आपको। 1990 में क्या होता है, 1990 में गॉर्बेचू ने कम्युनिस्ट पार्टी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, बैन लगा दिया। अच्छा, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने साल तक रूल किया है, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स, 70 ईयर्स। अच्छा, सोवियत पार्लियामेंट को क्या किया, सोवियत पहले क्या थी वहां पे, सिंगल पार्टी रूल था कम्युनिस्ट पार्टी का, उसने बोला अब मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। किसने बोला, गॉर्बेचू ने बोला। सोवियत पार्लियामेंट को क्या नाम देते हैं, दुम्मा, याद रखना है, सोवियत पार्लियामेंट इज आल्सो नोन एज दुम्मा। 1990 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि 15 जो सोवियत रिपब्लिक्स हैं, सबसे पहले उन रिपब्लिक्स में से कौन इंडिपेंडेंट हुआ था, लिथुवेनिया। कौन, लिथुवेनिया, 1990 में, मार्च में, ठीक है। अच्छा, फिर 1990 जून में रशिया पार्लियामेंट ने बोला कि भैया कि रशिया आजाद है, किससे, यूएसएसआर से। 1991 में बोरिस येल्सिन, आप देख रहे हैं 1991 में मिलिट्री कू हुआ था, किसने किया था, कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स ने, लेकिन उसमें बोरिस येल्सिन ने अपोज किया था उस कू को। वो क्या बन जाता है, बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, तो बोरिस येल्सिन, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन 1991 जून, ठीक है। उसके बाद 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी, वही हार्डलाइनर्स ने क्या किया, कू किया, किसके खिलाफ, गॉर्बेचू के खिलाफ। फिर 1991 सितंबर, 3 बाल्टिक स्टेट्स जो हैं, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये मेंबर बन जाती हैं किनकी, यूएन की। उसके बाद ये नेटो के भी मेंबर बन जाते हैं 2004। याद रखना है, ये लिथुआनिया फर्स्ट रिपब्लिक है जो क्या बनी है, फर्स्ट कंट्री है जो इंडिपेंडेंट बनी है यूएसएसआर से। 2004 में उन्होंने ज्वाइन किया नेटो को, और 1991 में उन्होंने ज्वाइन किया था यूएनओ को। 1991 दिसंबर, मैंने आपको बताया था कि कॉमनवेल्थ बना था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स।
कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या है? वही फॉर्मर मेंबर्स ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद अर्मीनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन्होंने ज्वाइन किया किसको? सीआईएस को। फिर जॉर्जिया ने भी ज्वाइन किया किसको? सीआईएस को। कब? 1993 में। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वो परमानेंट सीट थी यूएनएससी की, वो किसके पास चले गई थी? रशिया के पास, ठीक है। लास्ट में 1991 दिसंबर 25 गॉर्बेचू ने रिजाइन किया था किससे? प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है गॉर्बेचू सेक्रेटरी कब बना और गॉर्बेचू ने रिजाइन कब किया था एज ए प्रेसिडेंट? तो इसने रिजाइन किया था 25 दिसंबर 1991। तो दिस इज द एंड ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ किसका? यूएसएसआर। इसमें एक, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें इस बार एक्स्ट्रा था अरब स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग, ठीक है। तो अरब स्प्रिंग का मैं आपको एक शॉर्ट सा क्या कहते हैं ब्रीफ एक लेक्चर दूंगा, हार्डली 2 मिनट में एक कवर करूंगा या 5 मिनट में एक कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपके जो है 2 चैप्टर्स आज कंप्लीट होते हैं, एक एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और पहला वाला द कोल्ड वॉर एरा। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से कहते रिवाइज करना है, एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे हमारी संकल्प कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ऐप पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।